हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 21 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, गुजरात बेस्ड जो जाइडस कैडिला वैक्सीन है, ये 3 डोज कोविड-19 वैक्सीन है। इसको इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दे दिया गया है 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो एडोलेसेंट के लिए पहली वैक्सीन हो गई है। इसके अलावा ये पहली इस सेंस में भी है क्योंकि ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। तो ZyCoV-D इज सेट टू बिकम द फर्स्ट कोविड वैक्सीन कैंडिडेट डेवलप्ड ऑन अ प्लाज्मिड डीएनए प्लेटफॉर्म। तो ये डीएनए पे बेस्ड वैक्सीन है और इसकी थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में 66.66% की एफिकेसी देखी गई है और इसे अब 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए अप्रूव कर दिया गया है। जो mRNA वैक्सीन्स होती हैं उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे -20 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ रही थी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के लिए। लेकिन जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स होती हैं उनके लिए ऐसी किसी कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जाइडस ये भी क्लेम कर रही है कि कोई भी म्यूटेशन होगा वायरस में तो ये उसके लिए भी एफिशिएंट रहेगी। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। सोमनाथ प्रूफ दैट टेरर आइडियोलॉजी डज नॉट लास्ट, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल का एग्जाम्पल दिया है कि सोमनाथ टेम्पल को कितने बार रेड किया गया, लेकिन उसके बाद भी हर बार वो इमर्ज हुआ है उस इवेंट के बाद। और कोई भी डिस्ट्रक्टिव फोर्स या कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी एम्पायर अगर किसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स की आइडियोलॉजी पर बिल्ड होता है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो सच फोर्सेज एंड एम्पायर्स कैन बिकम डोमिनेंट फॉर सम टाइम इन अ गिवन एरा। तो ऐसे फोर्सेज और एम्पायर्स कुछ टाइम के लिए तो डोमिनेंट हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरा में, लेकिन वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ह्यूमैनिटी को आप सप्रेस्ड बहुत टाइम तक नहीं रख सकते हो। तो ये सारी बातें उन्होंने बोली हैं जब वो पार्वती टेम्पल इन सोमनाथ का फाउंडेशन स्टोन रख रहे थे और साथ ही और सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया है सोमनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर ने भारत जोड़ो आंदोलन की बात की थी, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि भारत जोड़ो आंदोलन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया को जोग्राफिकली और आइडियोलॉजिकली लिंक करें। ज़रूरत है कि जो फ्यूचर ऑफ इंडिया है उसको हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जो पास्ट इंडिया के उसके साथ भी लिंक करने की कोशिश करें। साथ ही एक समुद्र दर्शन पथ का इनॉग्रेशन हुआ है, सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का इनॉग्रेशन हुआ है। और ये जो सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी है वहाँ पे जो एंशियंट सोमनाथ के रूइंस हैं उसका भी एग्जीबिशन होगा और ये टेम्पल बिल्ड किया गया था बाय द क्वीन अहिल्या बाई होलकर ऑफ इंदौर। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर नारायण कोटी टेम्पल की बात की गई है। तो नारायण कोटी टेम्पल जो है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चलते हैं। और ये 9th सेंचुरी के अराउंड बिल्ड हुआ था। अब्सेंस ऑफ एम्पायर, ये आर्टिकल ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम एडिटोरियल देख सकते हैं, एक बार कुछ इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑथर ने बोले यूएस की लॉन्ग लाइटनी ऑफ लॉसेज है। इराक, लीबिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, सोमालिया, लेबनान, इसके अलावा जो भी कू हुए ईरान से लेकर चिली तक, अब यहाँ पर सिर्फ लॉसेज ही देखने को मिले हैं। तो अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कहीं भी अगर इंटरवेंशन होता है, जैसे यूएस का इंटरवेंशन अफगानिस्तान में हुआ, तो क्या उनके जाने के बाद वो प्लेस बेटर कंडीशन में हो जाता है? तो इसका आंसर ऑथर ने बोला है नो, ऐसा नहीं होता। इंटरवेंशन की वजह से कभी भी वो प्लेस बेटर कंडीशन में नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, डिड इंटरवेंशन लीव अ प्लेस इन अ बेटर कंडीशन? या तो जो भी ऑब्जेक्टिव उसे अचीव करना होता है, जैसे कि अफगानिस्तान का ऑब्जेक्टिव था कि यूएस का ऑब्जेक्टिव था कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाएंगे, तो क्या ऐसा हुआ? तो ऑथर ने बोला इसका आंसर बिल्कुल नो है। ये हम सिविलियन कैजुअलिटी से देख सकते हैं कितना ज़्यादा वायलेंस हुआ है अफगानिस्तान में। अब ऑथर ने बोला ये जो एम्पायर्स हैं ये इंटरवेंशन तो करते हैं, फिर उसके बाद हार क्यों जाते हैं, इसके रीज़न क्या है? तो ऑथर ने यहाँ पे 7 रीजंस दिए हैं। तो ऑफन प्रोग्रेस वॉज सेटबैक, जैसे मिडिल ईस्ट में इससे पहले काफ़ी फंक्शनिंग स्टेट्स थे, अर्बन मॉडर्निटी के भी कुछ पॉकेट्स थे। जब तक जियोपॉलिटिक्स, फिर ऐसे जियोपॉलिटिक्स वहाँ की चेंज हुई, यूएस ने इन्वेजन किया, उसकी वजह से क्या हुआ वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट रिएक्शन इतना ज़्यादा देखने को मिला। जैसे कि हम तालिबान की शेप देख सकते हैं अफगानिस्तान में, ISIS, अलकायदा इज़ नो मोर ओवर डिटरमाइंड बाय द इंटरवेंशन ऑफ ग्रेट पावर्स। तो अब इनकी इतनी ज़्यादा पहुँच हो गई कि अभी इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि यहाँ पर इंटरवेंशन होगा ग्रेट पावर्स का तो कल्चर से कोई लोग उठ कर आएंगे। जैसे कि जो तालिबान है वो फोर्स तो पाश्तून ही है, तो पाश्तून वहाँ की एक लोकल कम्युनिटी है। तो हम देख सकते हैं कि जब ऐसा इंटरवेंशन होता है तो लोकल कम्युनिटी तो बिल्ड होकर आती ही आती है उसके रेजिस्टेंस में। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिनाई दैट दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ ए मॉडर्न इंपीरियल पॉलिटिक्स। जैसे कि लोकल सोसाइटी से भी उनको रेजिस्टेंस देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट भी है तभी वो पावर में आए हैं। तो एट द हार्ट ऑफ एम्पायर इज द डीबेसमेंट ऑफ मॉरल आइडेंटिटी। तो अब ऑथर ने 7 सेंस बोले हैं किसी भी एम्पायर के। पहला करप्शन, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा करप्शन देखा गया। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देखा गया, लॉबी देखी गई कि कैसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो अमेरिका के मैन्युफैक्चरर्स को दिए जाते थे। अफगानिस्तान में जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करना होता था।
दूसरी बात ये, जो सेकंड वर्च्यू की यहाँ पर बात की गई है, तो सबसे पहले ऑथर ने बोला जो यूएस ट्रेजरी कैसे ड्रेन किया गया, उसके बाद भी कोई भी अफगानिस्तान में कुछ भी बिल्ड नहीं हुआ, वो इसीलिए बिल्ड नहीं हुआ क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा था। अब जो सेकंड सेन है वो सेल्फ डिसेप्शन का है। अमेरिका को पता होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो उसका इंपीरियल वर्च्यू हो कि हम सुपर पावर है, वो उससे पीछे नहीं हटना चाहता, वो उस मिथ को बरकरार रखना चाहता है। तो दूसरा जो यहाँ पर था तो सेल्फ डिसेप्शन। तीसरा मोरालिटी। अब मोरालिटी यहाँ पर ऑथर ने इस बात में बोली है कि जैसे यूएस रूल ऑफ लॉ की बात करता है, लेकिन जब हम देख रहे थे तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेगुलर लॉलेसनेस थी, सिविलियन लाइफ को एकदम डिसरिगार्ड कर दिया जा रहा था, उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। चौथा सिन कंटिन्यूअल एक्सपेंशनिज्म। फिफ्थ हिपोक्रेसी। या फिफ्थ हिपोक्रेसी ऐसे जैसे कि यहाँ पर यूएस बोलता है कि हम पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे सारी एथनिसिटीज़ को और यहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो क्या करते हैं, वो मिलिट्री सप्लाईज कर रहे हैं। तो आप मिलिट्री सप्लाईज करो, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि हम पीसफुलनेस लाएंगे। तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स की बात की गई है और ये हिपोक्रेसी बोली गई है। फिर इराक से लेकर अफगानिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, यहाँ तक कि ड्रग वॉर्स में हर जगह आर्म्स और मिलिशिया सप्लाई किए हैं यूएस ने। सेवन्थ जो सिन है वो रेसिज्म का है, सॉरी सिक्स्थ वाला स्किप हो गया, सिक्स्थ वाला वॉयलेंस है और सेवन्थ जो सिन है वो रेसिज्म का है। तो कितना भी लिबरल माइंडेड एम्पायर वो कहीं ना कहीं हायरार्की बना लेता है कि कौन सी लाइफ ज़्यादा मैटर करती है, कौन सी लाइफ कम मैटर करती है, और जब भी उसका एमेंसिपेटरी मिशन चलता है, जो लाइफ उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा मैटर करती है वो उसको फेवर करने लगता है। अब ऑथर ने बोला जो अफगानिस्तान में हो गया उसके ईजी सोल्यूशंस तो है नहीं, अब तालिबान अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश ज़रूर करेगा, एनार्की भी आ सकती है, तो ये सारी बातें देखने वाली हैं। इसके अलावा जो तालिबान विक्ट्री है, जो भी फंडामेंटलिस्ट पूरे दुनिया में इधर उधर हैं उनके लिए ये एक मोरल बूस्टर का काम कर रही है कि कितनी भी बड़ी इंपीरियल पावर आकर इंटरवीन करे, आप उसके बाद भी उसको रेजिस्ट कर सकते हो। आगे हम चलते हैं लॉ मेकर्स इन डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है जैसे कि पार्लियामेंट में इतना ज़्यादा डिस्ट्रप्शन देखा गया बाय द एमपीज़, उसके बाद भी इसको काउंटर करने के लिए कोई इस बड़ा रूल नहीं है। जैसे कि सिर्फ आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, मेंबर्स को सस्पेंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो कोई पावर नहीं है हाउस के पास। तो हाउस सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है चेयरमैन को कि कंडक्ट जो भी हो प्रोसीडिंग्स स्मूथली चलती रहे, और इसके अलावा जो एमपीज इस बात को नहीं मान रहे हैं और हाउस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जा सकता है कि उनको सस्पेंड किया जा सकता है, पूरे दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अब सस्पेंडेड मेंबर्स को थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहली दिक्कत ये आ सकती है कि कोई भी वो नोटिस नहीं दे सकता किसी भी डिस्कशन या सबमिशन के लिए। साथ ही बाय कन्वेंशन जो सस्पेंडेड मेंबर्स होता है वो कोई भी क्वेश्चन जो भी अगर वो पूछेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसको रिप्लाई मिले ही मिले। सस्पेंशन सिर्फ एक सीरियस पनिशमेंट है जो कि मिल सकता है। रूल 256 ऑफ द राज्यसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर स्पेसिफाइज द एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट। इसमें मिसकंडक्ट बताया गया, मिसकंडक्ट तब माना जाएगा जैसे कि जो अथॉरिटी ऑफ द चेयर उसे डिसरिगार्ड करने की कोशिश की गई, जो भी हाउस के रूल्स हो उसको अब्यूज़ करने की कोशिश की गई और हाउस को लगातार ऑब्स्ट्रक्ट करने की बात की जा रही हो, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मेंबर उसको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन जो सस्पेंशन की पावर होती है वो चेयरमैन के पास नहीं होती, वो हाउस के पास होती है सस्पेंशन की पावर। तो फॉर द एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट बाय द एमपीज़, अगर एमपीज़ ने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया है वो हाउस के बाहर किया है, मतलब हाउस के अंदर नहीं हाउस के बाहर किया है, तो यहाँ पर एक मेनली प्रिविलेज कमेटी बनाई जाती है जो कि मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है और फिर ये बताती है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये काफ़ी सोबरिंग थॉट है। जो रूल्स ऑफ द हाउस हैं वो पार्लियामेंट को एम्पावर ही नहीं करते हैं कि किसी तरीके का वो पनिशमेंट दे सकते हैं उन एमपीज़ को जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, सिर्फ वो इतना ही कर सकते हैं कि उन्हें सस्पेंड कर दें। आगे हम चलते हैं लेस्ट फिर रिमेंबर ओनली हेट। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया था कि हम अगस्त 14 को ऑब्जर्व करेंगे पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस डे। तो ऑथर ने बोला उसमें क्या रिमेंबर करने वाली बात है उसको याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि पार्टीशन के टाइम हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉप्सेस हुए थे, इधर उधर पाइल्स लगे हुए थे, उनके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस देखने को मिला, लगभग 14 मिलियन पीपल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ऑथर ने बोला जैसे कि यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली एनेक्डोट्स डिस्कस किए हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं हमें पार्टीशन को कैसे रिमेंबर करना है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि उनसे किसी ने पूछा था कि जो वो इंसान होगा उसकी किसी फैमिली को मुस्लिम मॉब ने पूरी फैमिली को मार दिया, तो वो इंसान अब कैसे पार्टीशन को याद रखे, वो तो हमेशा मुस्लिम के हेट की तरफ ही याद रखेगा ना, कि उसको तो हमेशा मुस्लिम्स की तरफ हेट ही रहेगी। तो यहाँ पर ऑथर ने उसको ये जवाब दिया है जहाँ पर हिंदू और सिख मेजॉरिटी में थे तो वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम्स पर अत्याचार की, एट्रोसिटीज़ की, और जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे तो वहाँ पर मुस्लिम्स ने हिंदू और सिख पर किया। तो इसमें ये नहीं कि किसी कम्युनिटी जो थी वो बहुत इनोसेंट थी, हर कम्युनिटी ने खून खराबा किया था, हर कम्युनिटी पार्टीशन में इन्वॉल्व थी और हर कम्युनिटी के द्वारा ये सब देखा गया।
तो टेल देम दैट हिंदूज एंड सिख्स डिड सफर हॉरेंडसली एट द हैंड ऑफ मुस्लिम मॉब्स इन प्लेसेस वेयर दे वर इन अ माइनॉरिटी, और साथ ही साथ जहाँ पे हिंदूज और सिख्स मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने मुस्लिम्स के ऊपर ये सब किया। तो कोई भी कम्युनिटी बे पर नहीं रही है, हॉरिफिक मंथ्स हर कम्युनिटी को देखने को मिले हैं। तो ये बता सकते हैं हम लोगों की कि पार्टीशन में हर कम्युनिटी ने इक्वल सहा है। इसके अलावा ऑथर ने एक सेकंड एनेक्डोट ये बताया है कि एक हिंदू मैन आया जिसके बच्चे को मार दिया गया था बाय द मुस्लिम मॉब। तो यहाँ पर उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे, मैंने अपना बच्चा खो दिया और आप यहाँ पर बैठे मुस्लिम मॉब से मार दिया। तो गांधी जी ने रिप्लाई किया कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम क्या कर सकते हो, तुम किसी एक छोटे बच्चे को अडॉप्ट कर लो और वो मुस्लिम होना चाहिए, उसके फेथ के द्वारा उसे बड़ा करो, अडॉप्ट करो उसे अपने बच्चे की तरह, उसके फेथ के द्वारा उसको रेस करो और तब फिर हो सकता है आपका दुख कम हो जाए और यहाँ तक कि आप उन लोगों को फॉरगिव भी कर दो। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई पार्टीशन में, जिसको सबसे ज़्यादा ब्रंट झेलने को पड़ा, वो विमेन और गर्ल्स थी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना कि विमेन एंड गर्ल्स हैव टू सेव देयर ऑनर। जैसे कि एक गुरुद्वारा था जिसे सीज कर दिया गया था बाय द मुस्लिम मॉब, तो वहाँ की विमेन को बोला गया कि आप सब लोग इस कुएं में कूद जाओ, ठीक है, ताकि ऑनर सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टीशन का वायलेंस है उसके ट्रेजिक विक्टिम्स जो सबसे ज़्यादा हैं वो विमेन है, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया गया, उनको कमोडिटी की तरह ट्रीट किया गया। और जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा विक्टिम्स है वो हैं दलित क्रिश्चियंस, क्योंकि दलित क्रिश्चियंस के पास उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग में ढकेल दिया गया कि आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग करनी है। फिर उसको ब्लास्फेमी लॉज उस पर लगा दिए गए, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हुआ पाकिस्तान में उनके साथ। अब जैसे कि ये क्लेम किया जाता है जो आरएसएस और सरदार पटेल हैं उन्होंने इंडिया को फ्रेगमेंटेशन और डिसमेंबरमेंट से बचा लिया। यहाँ पर ऑथर ने बोला आरएसएस का पर्टिकुलरली कोई रोल था ही नहीं फ्रीडम स्ट्रगल में। यहाँ पर ऑथर ने वीर सावरकर ऑफ द हिंदू महासभा को रिकॉल किया है। उन्होंने ये बोला है कि मुस्लिम लीग से कई साल पहले वीर सावरकर ने 2 नेशन की बात की थी और 2 सेपरेट नेशन होंगे, एक हिंदू के लिए एक मुस्लिम से। इसके अलावा जो आरएसएस ने ये बोला है जो मुस्लिम से इंडिया में वो हमेशा सिर्फ एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ही रह सकते हैं। तो ऑथर ने बोला हमें पार्टीशन से ये सारी चीज़ें की सीखने की ज़रूरत है, जो हिस्ट्री है वो कभी रिपीट ना हो। तो वी मस्ट रिमेंबर सो दैट वी नेवर अलाउ हेट टू पार्टीशन। तो हेट को सिर्फ लैंड पार्टीशन ही हेट में नहीं दिखता, इसके अलावा जो हमारे फंडामेंटली एंड हमारे हार्ट्स भी हैं जो हिंदू मुस्लिम के प्रति, वो ऐसे भाईचारा ब्रदरहुड की एक भावना रहे। आगे हम चलते हैं एम्पावरिंग द प्लेयर्स। तो यहाँ पर ये बोला है कि स्पोर्ट्स कल्चर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़े। तो गुजरात में एक खेल महाकुंभ इनिशिएटिव होता है, तो इससे स्पोर्टिंग एक्सीलेंस करने की बात की गई। इसके अलावा यहाँ पर ऑथर ने बोला है इंसेंटिव्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इंसेंटिव्स को बढ़ाने की कोशिश की गई है। जैसे कि ओलंपिक्स में जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स आएंगे उतने ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर बात की गई 1 स्टेट 1 स्पोर्ट, मतलब ऑथर अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो है कि एक स्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट पर फोकस करे और फोकस्ड अप्रोच होगी, जिसकी वजह से और जो भी रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकेगा। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला एक स्टेट एक स्पोर्ट आउटलुक पर फोकस करे, एक स्टेट एक पर्टिकुलर स्पोर्ट पर फोकस करे और वो स्पोर्ट इस अकॉर्डिंग डिसाइड करे कि टैलेंट पूल कैसा है, उसके यहाँ लोगों का नेचुरल इंटरेस्ट कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। दूसरी बात ऑथर ने बोला एक स्टेट और एक कॉर्पोरेट, मतलब एक कॉर्पोरेट एक स्टेट को फंड करना शुरू, एक स्पोर्ट को फंड करना शुरू करते। जैसे कि जो कॉर्पोरेट्स है वो क्रिकेट को तो काफ़ी फंड कर रहे हैं, लेकिन अब जो कॉर्पोरेट्स है वो डिवाइड कर लें कि एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को फंड करें। दूसरा, स्पोर्टिंग कल्चर को ग्रास रूट पर डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए हम रीजनल लीग्स करा सकते हैं हर स्पोर्ट्स में एट द ग्रास रूट लेवल, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। फोर्थ, ऑथर ने ये बोला जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो आयरॉनिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है इंडियन स्पोर्ट्स को, क्योंकि बच्चे जो है वो प्ले स्टेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लेइंग इन द फील्ड्स। तो ये टेक्नोलॉजी आयरॉनिकली जो स्पोर्ट्स कल्चर वो थोड़ा ख़त्म कर रही है। स्पोर्ट्स से बहुत सारी स्टूडेंट के अंदर आती है, जैसे कि टीम वर्क उसे आ जाता है, टुगेदरनेस आ जाता है कि कैसे टीम वर्क मेंटेन करना, टुगेदरनेस मेंटेन करनी है। तो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान के अंदर इनकलकेट होती है अगर वो स्पोर्ट्स में बिलोंग करता है। फर्दर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी ऐसे मैकेनिज्म की बात करती है कि स्पोर्ट एजुकेशन को कैसे एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाने की बात है। मणिपुर में पहली इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलने वाली, और भी बहुत सारी स्कीम चलती हैं जैसे कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया, फिट इंडिया कैंपेन, और इसकी हम सक्सेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे ओलंपिक्स में इस बार हमने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो एक्सप्लेन सेक्शन है इस बात पर है कि जो तालिबान फंड कहाँ से आते हैं तालिबान के पास। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला है यहाँ पर जो तालिबान के फंड्स है वो हम देखते हैं। पॉपी कल्टीवेशन से सबसे ज़्यादा फंड आते हैं तालिबान के पास, जो भी ड्रग की स्मगलिंग होती है, ट्रेड होती है।
तो व्हाट मेक्स देम द फाइटिंग फोर्स दैट आउटलास्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस लॉन्गेस्ट एवर वॉर। अब यूएस की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, 20 साल तक यूएस यहाँ पर इन्वेड करता रहा अफगानिस्तान में, इतने टाइम तक वहाँ पर उसकी प्रेजेंस रही, उसके बाद भी तालिबान पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया। तालिबान अभी तक वहाँ पर है और यहाँ तक कि तालिबान अब पावर में भी आ गया। $80 बिलियन यहाँ पर अफगानिस्तान की आर्मी पर खर्च किए गए बाय द यूएस। उसके बाद भी हम देख रहे हैं जो अफगानिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया और तालिबान वापस से पावर में आ गया। तो ऐसा कैसे, तालिबान के पास इतने सारे फंड्स कहाँ से, इतने वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं? तो सबसे पहले फ्लरिशिंग ड्रग ट्रेड। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एस्टिमेट किया जो ओवरऑल तालिबान के एनुअल कंबाइंड रेवेन्यूज ऑफ $300 मिलियन से रेंज करके $1.5 बिलियन तक जाते हैं। 2019 में थोड़े कम थे, लेकिन कभी भी तालिबान ने कैश क्राइसिस कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। जो प्राइमरी सोर्स है तालिबान के फंड्स का वो ड्रग ट्रेड है। पॉपी कल्टीवेशन होता है तो पॉपी कल्टीवेशन से जो भी रेवेन्यू आता है और जो भी स्मगलिंग होती है तो उसमें कुछ शेयर इस तालिबान का होता है। इसके अलावा हेरोइन कल्टीवेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ प्रोवाइडेड द बल्क ऑफ तालिबान रेवेन्यू फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन अब एक और नई चीज़ का इमरजेंसी हुआ जिसका नाम है मेथेम्फेटामाइन। अब मेथेम्फेटामाइन की वजह से एक नई ड्रग इंडस्ट्री आ गई है और इस नई ड्रग इंडस्ट्री से तालिबान को काफ़ी फंड्स आ रहे हैं। द तालिबान इट साइड वर रिपोर्टेड टू बी इन कंट्रोल ऑफ 60% ऑफ मेथेम्फेटामाइन लेबोरेटरीज। तो जो भी 60% मेथेम्फेटामाइन लेबोरेटरीज हैं अफगानिस्तान में, जो फरा और निमरोज में की प्रोड्यूसिंग प्रोविंसेस है, वहाँ पे 60% जो कंट्रोल है वो तालिबान के पास है। हर डिस्ट्रिक्ट में स्मगलर्स को लगभग 200 पाकिस्तानी रुपये तालिबान को टैक्स देना पड़ता है अगर वो 1 किलोग्राम ऑफ हेरोइन को स्मगल करना चाहते हैं। अफगान ऑफिशियल्स स्टेटेड दैट द स्मगलिंग रूट्स दस हेल्प टू फाइनेंशियली एम्पावर ईच डिस्ट्रिक्ट तालिबान कमांडर। तो यहाँ पे स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है, इस स्मगलिंग में वो जो भी चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा जो अफगानिस्तान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपियम प्रोड्यूस किया जाता है और जो 84% जो ग्लोबल ओपियम प्रोडक्शन है वो अफगानिस्तान से ही आता है और ये काफ़ी मार्केट्स में सप्लाई किया जाता है, जैसे कि यूरोप, नियर एंड मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली कनाडा में। और जो सेकेंड मेजर सोर्स है तालिबान के फंड्स का वो है माइनिंग, टैक्सेस एंड डोनेशन। तालिबान के फाउंडर को यहाँ पर नाम दिया है मुल्ला मोहम्मद उमर। अब तालिबान ने अपनी फाइनेंशियल पावर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया इन द रिसेंट ईयर्स इलीगल माइनिंग और एक्सपोर्ट्स के थ्रू। तालिबान ने जो भी $1.6 बिलियन पिछले साल अर्न किया था उसमें $416 मिलियन जो आया वो ड्रग ट्रेड से आया, $450 मिलियन जो है वो इलीगल माइनिंग के आया, आयरन और मार्बल, कॉपर, गोल्ड, जिंक एंड रेयर अर्थ मेटल्स। इसके अलावा जो $160 आया वो एक्सटॉर्शन और टैक्सेस आया, जो भी हाईवेज ये कंट्रोल करते हैं। जो $240 मिलियन आया वो डोनेशंस के थ्रू आया है, पर्शियन गल्फ नेशन के द्वारा जो भी डोनेशन मिलते हैं। और जो भी डोनेशन के थ्रू उन्हें मनी मिलता है तो उसको लॉन्ड्रिंग करने के लिए ये क्या करते हैं, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके दिखा देते हैं कि हाँ ये हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है। इसके अलावा जो तालिबान की $80 मिलियन प्रॉपर्टीज़ भी हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान में। तो तालिबान के पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं फंड्स कलेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान अब वेपन्स कैसे आते हैं, या तो इनको पाकिस्तान वेपन सप्लाई करता है या तो जो अफगान मिलिट्री को जो यूएस ने वेपन्स दिए होते हैं ये उनको लूट लेते हैं। तो द तालिबान डू नॉट अपीयर टू हैव हैड एनी डेप्थ ऑफ वेपन्स। तो इनके पास वेपन्स की कोई भी स्कार्सिटी नहीं है अफगान से लड़ने के लिए, यूएस फोर्सेस से लड़ने के लिए। और साथ ही ये कभी किसी सिंगल सोर्स पर डिपेंड नहीं करते हैं आर्म्स और एम्यूनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान से भी लेते हैं, अफगान मिलिट्री की भी छीन लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकन लीडर्स एंड जनरल्स हैव ओपनली एक्यूज पाकिस्तान। अब इसके अलावा जो पाकिस्तान को फंड दिया जाता है कि आपको अपने जो कंट्री में फंडामेंटलिज्म से लड़ना है, वो क्या करते हैं, वो कुछ फंड्स को तालिबान को डाइवर्ट कर देते हैं। देयर आर अदर प्लेस टू। यहाँ पर और भी ज़्यादा प्लेयर्स की बात की गई क्योंकि 2017 में ये रिपोर्ट आई थी जो ईरान है वो भी वेपन सप्लाई कर रहा है क्योंकि वो चाहता था जो वेस्ट की इन्फ्लुएंस है तालिबान में वो कम हो जाए। इसके अलावा जो ईरान, ये रिपोर्ट में पाया गया जो ईरान है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, वेपन्स ट्रेनिंग फंडिंग प्रोवाइड करता है तालिबान को, यूएस को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान में। एक और ये भी रिपोर्ट आई थी कि रशिया भी तालिबान को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके एविडेंस बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा एक्सटर्नल एवेन्यूज़ को हटा दें तो तालिबान के पास खुद की पावर है कि वो कैसे खुद को आर्म कर सकता है, क्योंकि जो भी अफगान फोर्सेस को वेपन प्रोवाइड करता है यूएस, वो अल्टीमेटली तालिबान के पास ही आ जाते हैं। यूएस मिलिट्री एसेट्स विद द तालिबान। तो अब यूएस की काफ़ी मिलिट्री एसेट्स तालिबान के पास हैं और ये अभी इसके फिगर्स भी अवेलेबल नहीं है कि कितने एसेट्स जो हैं तालिबान के पास है यूएस के। अकॉर्डिंग टू देम द तालिबान नाउ पजेस 2 वॉरजेट्स, तो 2 वॉरजेट्स एंड 24 हेलीकॉप्टर्स और 7 बोइंग इन सीटू स्कैन ईगल अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, जो इससे पहले अफगान फोर्सेस के पास थे लेकिन अब वो अल्टीमेटली तालिबान के पास आ गए हैं। All of this in addition to the fact that the forces of the erstwhile Afghan government have surrendered everywhere in the country। अभी अफगान गवर्नमेंट ने तो हर जगह सरेंडर कर दिया, नॉर्दर्न अलायंस से अब थोड़ा बहुत अपोजिशन देखने को मिल रहा है। तो इफेक्टिवली ये जो फोर्स था ये तालिबान, ये लाइटली आर्म्ड गोरिल्ला मूवमेंट था। अभी सूडो कन्वेंशनल आर्मी हो गया, इसके पास सारे वेपन्स, इसके पास फंडिंग के सोर्सेज हैं। जो सबसे डेंजरस वेपन इसके पास वो है D30 हाउट सीजर, जो कि सबसे ज़्यादा लीथल है।
तालिबान के पास काफ़ी पोटेंशियल सोर्स है वेपन्स के लिए, और साथ ही जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनके तालिबान के साथ टाइज हैं, तो ये हम देख सकते हैं। तो इसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसमें अल्टीमेटली यूएस के जो टैक्स पेयर का मनी है वो वेस्ट हुआ है। यहाँ पे हिंदुस्तान 228 बनाया गया है, ये क्या चीज़ हम देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हिंदुस्तान ट्रेनर 2 एंड इट्स वेरिएंट द हिंदुस्तान प्रोपल्शन ट्रेनर 32 फॉर द इंडियन एयरफोर्स 6 डेकेड्स अगो। तो 6 डेकेड्स अगो ये सारी चीज़ें बनाई थी, जैसे कि हिंदुस्तान ट्रेनर 2, प्रोपल्शन ट्रेनर 32, इसके अलावा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाए, लेकिन अभी तक सिविल ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ नहीं बनाया था। तो अब 19 सीट हिंदुस्तान 228 या 228 बनाया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट है कि कैसे एक स्मॉल सिविलियन ट्रांसपोर्ट बनाने की कोशिश की जाए। इससे पहले भी एक 14 सीटर सारस एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया। तो 14 सीटर सारस एयरक्राफ्ट पहला अटेम्प्ट है किसी सिविल एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे शेल्फ कर दिया गया। उसके बाद अभी 19 सीट हिंदुस्तान 228 या 228 के नाम से बनाया गया है। इसे 228 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो मॉडल है वो बेस्ड है जर्मन डॉर्नियर 228 पर, जर्मन डॉर्नियर 228 पर। इसके काफ़ी यूजर्स हो सकते हैं, जैसे कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एयर एम्बुलेंस की तरह, फ्लाइट इंस्पेक्शन रूल्स, पैरा जंपिंग, और जो गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम है ये उसको भी बूस्ट देगा। तो जैसे कि स्मॉल सिविलियन एयरक्राफ्ट एक एसेंशियल एलिमेंट होगा उड़ान का, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि उससे रीजनल कनेक्टिविटी आए। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने यह भी बताया है कि उड़ान स्कीम के अंदर लगभग 1000 न्यू एयर रूट्स बनाने की कोशिश की जाएगी और 100 न्यू एयरपोर्ट्स बनाने की कोशिश की जाएगी। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक हज़ारा कम्युनिटी की बात की गई, तो हज़ारा कम्युनिटी, एथनिक हज़ारा कम्युनिटी अफगानिस्तान में है। अभी यहाँ पर ये बोल रहा था तालिबान की जो भी जिन्होंने भी हेल्प की है यूएस की या तो फिर नेटो फोर्सेस की, तो तालिबान उनसे रिवेंज नहीं लेगा। लेकिन अभी एक यूएन के डॉक्यूमेंट से ये पता चला है, ये एविडेंस मिला है कि तालिबान क्या कर रहा है, उन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर रहा है जिन्होंने इन पिछले 20 सालों में यूएस की हेल्प की या नेटो फोर्सेस की हेल्प की। तो एक है कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर तालिबान ने ये बोला चाइना हैज़ बिग रोल इन अफगानिस्तान। तो उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि चाइना बिग कंट्री है, उसकी इकोनॉमी और कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो एक रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान को बिल्ड करने के लिए। साथ ही काबुल ने ये बोला है कि विमेन के जो भी राइट्स टू एजुकेशन और वर्क है वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला जो इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो अब नई गवर्नमेंट को फंड रिलीज़ कर दे, मतलब मेनली वो तालिबान के लिए फ़ंड रिलीज़ करना शुरू कर दें। यहाँ पर तालिबान ने एक आश्वासन ये दिया है कि वो कभी भी अफगानिस्तान की जो भी धरती है उसे यूज़ नहीं करने देगी किसी भी रीजनल कंट्री के अगेंस्ट। आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।